ट्रांसफॉर्मर, पहली बात तो ये कि ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ेगी कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। वर्किंग पढ़ने की, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर वे भी पढ़ेंगे। पहले ये बताओ मुझे कि ट्रांसफॉर्मर है क्या। अब मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हें घर जाके उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं खुद। अगर ट्रांसफॉर्मर तुमने रटा कि कुछ मैंने बता दिया, कुछ ये वो ऐसे रट के करोगे तो तुम्हारा बहुत बेनिफिशियल नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम भूल जाओगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर तुम्हें करना है खुद प्रिपेयर नोट्स, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, सारा याद हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन आती है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हम यूज करते हैं वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए, एसी के, ठीक है, डीसी के नहीं। ट्रांसफॉर्मर दो तरह के हैं, एक तो स्टेप अप और दूसरा ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन। ओके, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, तुम्हें बस मैंने एक ही बात बताई, ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन ये है कि ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट यूज्ड टू चेंज द वोल्टेज ऑफ एसी। एसी के वोल्टेज को कम से ज्यादा कर सकता है, ज्यादा से कम कर सकता है, और उसका कोई काम नहीं है। अब बात ये कि जरूरत क्या पड़ती है हमें उसके चेंज करने की, वो सब अब सीखेंगे हम। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर को कहते हैं, स्टेप अप नाम से समझ में आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर का पहले तो डेफिनेशन मैंने तुम्हें क्या बताया, एक डिवाइस है, किस काम आती है, टू चेंज द वोल्टेज ऑफ एसी। ध्यान रखना, नॉट डीसी। डीसी के लिए नहीं यूज हो सकता। इसका रीजन क्या है डीसी के लिए यूज हो सकता, इसका रीजन है इसका प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सुना है नहीं सुना? म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है, एक कॉइल है आपके पास, उस कॉइल में आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दूसरी कॉइल का, और दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, एडी करंट आ जाए, उसमें इंड्यूस करंट आ जाएगी, और जब उसमें अंदर इंड्यूस करंट होगी तो वो जो इंड्यूस करंट होगी ना, वो लो या हाई पोटेंशियल की होगी जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कहीं पे कोई एक पोटेंशियल लगा रहे हैं कहीं, और उस पोटेंशियल की वजह से कहीं मैग्नेटिक कोई दूसरा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जो कि इंड्यूस पोटेंशियल है, वो इंड्यूस पोटेंशियल ही हमें मिलेगा। नहीं समझ में आया? मान लो कि आपके पास कोई पोटेंशियल है, कहीं से कोई पोटेंशियल की लाइन है, कोई वोल्टेज की लाइन है, वो वोल्टेज तुमने सोर्स लगा दिया एक कॉइल में, दूसरी कॉइल में क्या हो रहा होगा, दूसरी कॉइल में वो वोल्टेज का जो सोर्स है वो चेंज होके वहां पे इंड्यूस वोल्टेज बना रहा होगा, और वो जो इंड्यूस वोल्टेज बन रहा है वो पहली वाली कॉइल के वोल्टेज से ही तो बनेगा, लेकिन उसके वोल्टेज जो होगा हमारा इंड्यूस वोल्टेज, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पहले वाले मैग्नीट्यूड से डिफर करेगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, वो हम डिसाइड कर लेंगे। अगर हम ज्यादा कॉइल लगा देंगे पहली वाली कॉइल में, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा हमने टर्न कर दिए पहली कॉइल के और थोड़े टर्न करे हैं दूसरी कॉइल के, तो ये बताओ क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम? देखो, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, एक कॉइल होती है आपके पास और एक दूसरी कॉइल होती है, तो जो पहली वाली कॉइल है इसमें इनपुट होगा और जो दूसरी वाली कॉइल है इसमें आउटपुट होगा। सपोज कि इनपुट कॉइल में ज्यादा टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स इज ग्रेटर, N1 इज ग्रेटर देन N2। उस केस में क्या होगा, इसमें कम टर्न हो जाएंगे। कम टर्न होने पे इस वाले जो ये पोटेंशियल जो हमने यहाँ पे लगाया है, अप्लाई करा मान लो 100 वोल्टेज, और जब ये इधर पहुंचेगा तो क्या इधर 100 वोल्टेज बनेगा? नहीं, ये कम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्न कम है। जितने ज्यादा टर्न होंगे वोल्टेज उतना ज्यादा होता है। कैसे कैसे कर सकते हैं इस बात को, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो ई ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स लेस होंगे तो ई लेस होगा। नेगेटिव केवल इसलिए है कि हमने लेंज लॉ पढ़ा था, तो उसने बोला था कि नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ई की डायरेक्शन अपोजिट होती है एक्चुअल जो हमारा पोटेंशियल है उससे। तो ये अगर नंबर घटा दिए जाए तो आपको पोटेंशियल कम मिलेगा, और सपोज ये नंबर बढ़ा दूं तो ये जो 100 लगाया तुमने वो 100 से भी ज्यादा मिलेगा। क्लियर? तो क्या मैजिकल डिवाइस है कि 100 को 150, 200, 1000, इवन 1 लाख तक कर सकती है? कि ऐसा कैसा कर देगी ये, मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक है इसके अंदर कि ये वोल्टेज को बढ़ा देगी? ऐसा क्या तरीका है इसका, है कुछ पता? ये सब नोट्स प्रिपेयर करना है तुम्हें, समझ गए? अब म्यूचुअल इंडक्शन इसकी प्रिंसिपल है, वो समझ में आया तुम्हारे? म्यूचुअल इंडक्शन किस पे काम करता है, एसी पे कि डीसी पे?
म्यूचुअल इंडक्शन डीसी पे काम करेगा, कभी कर सकता है? डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो चेंज नहीं होती बार बार, चेंज नहीं होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ को सेंस ही नहीं बनता। तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन केवल एसी पर रन करेगा, इसलिए डीसी जो ट्रांसफार्मर है ये डीसी के लिए बना ही नहीं है। ट्रांसफार्मर इज ओनली फॉर एसी डिवाइसेस, नॉट फॉर डीसी। जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है इट मीन्स वहाँ पर डीसी अप्लाई है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है तो या तो वो डायरेक्ट चल रहे हैं और या फिर उनके लिए डीसी एप्लीकेबल है। क्लियर? किसी भी डीसी सर्किट में जो डीसी चलता होगा उसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। बैटरी के पंखे देखे तुमने? बैटरी वाले पंखे, एक तुमने देखे होंगे एसी वाले पंखे। एसी वाले पंखे के पीछे बड़ा सा बॉक्स होता है, पीछे बड़ा सा, और डीसी वाले पंखे के पीछे कुछ नहीं होता, छोटा सा होता है वो, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है। समझ में बात? ये एलईडी बल्ब जल रहा है यहाँ पे, तो इस एलईडी बल्ब के अंदर ट्रांसफार्मर होगा नहीं होगा? यस होगा। एसी पे काम कर रहा है ना ये, तो उसको उतना वोल्टेज नहीं चाहिए जितना हमारे पास है, इसको कम वोल्टेज चाहिए, तो इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर है क्योंकि ये भी एसी रन कर रहा है। क्लियर? एक चार्जर, मोबाइल के चार्जर के अंदर भी ट्रांसफार्मर है। क्यों? उसके वोल्टेज हमारे वोल्टेज जितने हैं। मोबाइल के चार्जर खोल के देखो, उसमें लिखा था 5 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, ऐसे वोल्टेज लिखे रहते हैं उस पर। तो इसका मतलब क्या है? वो इतने वोल्टेज में 220 वोल्टेज में थोड़ी चलेगा जितने हमारे घर में आ रहे हैं, तो डायरेक्ट भेज दो उसमें? नहीं, उसके वोल्टेज चेंज करने पड़ेंगे। समझ में आई क्यों चेंज करने पड़ते वोल्टेज? तो आप वोल्टेज को चेंज करके अगर किसी दूसरी डिवाइस में यूज करना चाहते हो एसी के वोल्टेज को, तो ट्रांसफार्मर यूज होगा। और ट्रांसफार्मर लगभग हर डिवाइस में यूज होता है जहां भी आप वोल्टेज को चेंज करोगे, छोटी हो चाहे बड़ी हो। आई बात समझ में? और ट्रांसफार्मर को हम चेंज करते ही क्यों है? ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या है? तो मैंने तुम्हें एक दिन बात बताई थी कि जब हम एसी को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एसी में लॉस बहुत कम होते हैं और डीसी के लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा है बात? अगर एसी के लॉस बहुत कम है तो क्यों है, और डीसी के लॉस बहुत ज़्यादा है तो क्यों है? भाई जब डीसी चलती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसका कुछ पोटेंशियल होता है लिमिटेड, 12 वोल्ट 24 वोल्ट के आसपास। 12 वोल्ट कितनी दूर तक जा सकते हो? थोड़ी दूर तक। और जब इसकी कंपैरिजन करते हैं अपने एसी की, तो एसी के वोल्टेज कितने हैं? ये तो हमारे हाथ में है, अभी तो पढ़ा है मैंने। ट्रांसफार्मर के तो हाथ में तुम चाहो जितना बना लो। तो अगर मान लो कि तुम 1 लाख वोल्टेज कर देते हो, तुमने 1 लाख वोल्टेज कर दिया, 1 लाख वोल्टेज की कोई एसी है और इस एसी को आप ट्रांसफर करना चाहते हो, और एक तुम्हारे पास 12 वोल्ट की डीसी है और एक इसको तुम ट्रांसफर करना चाहते हो। और मेरी बात समझ रहे हो, सपोज कि आपका यहाँ से यहाँ तक वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट, तो डीसी में 2 वोल्ट बचेगा यहाँ पे। 12 वोल्ट में से 10 वोल्ट लॉस हो जाएगा उसके अंदर, वो रेजिस्टेंस खत्म कर देगा, उसका 2 बचेगा। और इसको देखो जरा, 1 लाख में से अगर तुम 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 लाख में से अगर मैं 10 घटाऊं तो कितना बचेगा? कुछ असर ज्यादा पड़ेगा उस पर? जो परसेंटेज निकलेगा वो बहुत ही कम होगा। आई बात समझ में? कंपेयर अगर करें हम उसकी तो परसेंटेज बहुत ही कम होगा, और इसका तो सारे खत्म हो गया। तो अगर इस डीसी को देखें हम, तो इस डीसी से जो हमारी कोई चीज चल रही होगी 12 वोल्ट पे, वो यहाँ पे 2 वोल्ट मिलेगी, चलेगी, बंद हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन अगर एसी की चलाऊं तो जो 1 लाख वोल्ट पे चल रही है, तो क्या वो 1 लाख माइनस 10 वोल्ट पर नहीं चल सकती? कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 लाख वोल्ट में तो 10 वोल्ट तो कम हुए, इतने तो फ्लक्चुएशन भी चल जाता है। हमारे घर में 220 सप्लाई आती है, तो क्या 220 पे चलती है हर चीज? इवन 180 पे चल जाती है वो, तो समझ में आ रहा है? तो इतना जो डिफर कर रहा है मामला, ये हम चला लेंगे इससे काम, लेकिन यहाँ पे नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ तो वोल्टेज ही कम है। तो यहाँ के वोल्टेज तो पोटेंशियल रास्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बढ़ा सकते हैं। तो अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दो तो रास्ते में जो लॉस हो रहा है ना वोल्टेज का, वो हमारे लिए नेग्लिजिबल हो जाता है। आई बात समझ में? तो हम वोल्टेज जब भी मतलब एक करंट को कहीं एक जगह दूसरी जगह भेजेंगे, तो वोल्टेज को बढ़ा कर भेजना चाहिए कि घटा के भेजना चाहिए? अगर करंट को हम एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन भेजना चाहते हैं एसी को, एक बिजली घर से दूसरे बिजली घर पे, तो बताओ पोटेंशियल हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? हाई पे भेजेंगे तो क्या होगा? जो बीच में लॉस होगा ना उसकी परसेंटेज बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि हमको नेग्लिजिबल लगेगा कि हुआ ही नहीं है लॉस। आई बात समझ में? हमने कर दिया 2 लाख, 2 लाख में से रास्ते में लगते हैं 100 वोल्टेज, तो 2 लाख में से 100 वोल्टेज घटाओगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी तुम्हें? कुछ भी नहीं मिलेगी। और मान लो आपकी डीसी हो 200 वोल्टेज की और 100 वोल्टेज रास्ते में खत्म हो गए, तो क्या होगा? वहाँ तो 100 ही मिलेंगे, तो सारे काम खराब हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं जो हम चलाना चाहते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारे लिए ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि वोल्टेज को चेंज कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। ज़्यादा कैसे करेगी और कम कैसे करेगी? चलो बताता हूँ मैं इसको भी, इसे बता दूँ। वैसे मैंने तुम्हें बताया स्टेप ट्रांसफार्मर क्या करता है। स्टेप ट्रांसफार्मर ये करता है कि आपके पास एक होगी प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, और दूसरी कौन सी होगी? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज़्यादा होंगे कि प्राइमरी कॉइल में टर्न ज़्यादा होंगे? स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पहली वाली कॉइल में वोल्टेज कम होंगे और दूसरी वाली कॉइल के जो टर्न्स होंगे वे ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा टर्न होंगे तो अभी मैंने क्या बोला, E = -N dφB/dt, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ
EMF, तो EMF जितना ज़्यादा टर्न होंगे उतना ज़्यादा EMF हो जाएगा। तो हम इस टर्न को बढ़ाना चाहते हैं, जितना चाहो बढ़ा सकते हो, कोई ऐसी लिमिट कहीं पे मेंशन नहीं है बुक में कि कितना ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसके बारे में कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। स्टेप डाउन पाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम पोटेंशियल को कम करते हैं, तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट मिलेगा वो लेस नंबर ऑफ टर्न्स वाली होनी चाहिए। इनपुट किस में लगाते हो? हमेशा प्राइमरी कॉइल में। दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल हमेशा वो होती है जिसमें से हम आउटपुट लेते हैं, और प्राइमरी कॉइल वो होती है जिसमें इनपुट दिया जाता है। अब इसमें से तुम कोई सी बना लो, प्राइमरी इसको बना लो, इसको बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ध्यान रखना है कि किसमें तुम इनपुट लगा रहे हो। ठीक है, तो इनपुट जहां पे लगेंगे वो हमारी प्राइमरी होगी, जहां से हमें मिलेंगे वो सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स अगर कम है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कॉइल, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल कम मिलेगा। क्लियर है? तो सिंपल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ गया। क्लियर है? डाउट है? तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें मिला कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, इतना सा इसका सब कुछ समझने की चीजें हैं। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने बता ही दिया भाई। ये यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट क्यों हुआ? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, एक कॉइल में करंट को चेंज करा, दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है। यहाँ तक बात क्लियर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों समझ में आ गए? तो बताओ, तुम्हारे घर में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए, हमारी गलियों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये ट्रांसफार्मर किस तरह के ट्रांसफार्मर तुम्हें देखे होंगे रखे हैं ऊपर? तो ये ट्रांसफार्मर किस तरह के ट्रांसफार्मर है? ये बिजली घर से बिजली लेके आ रहे हैं, तो बिजली घर से बिजली ज्यादा वोल्टेज पा रही होगी, कम वोल्टेज पा रही होगी, और हमारे घर में तो उतने वोल्टेज चल नहीं सकते। सपोज वो 440 वोल्ट है, तो हम थोड़ी चलाएंगे 440 पे, हमें 220 करनी है, हाफ करना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के उसमें जितने भी होंगे उससे हाफ सेकेंडरी कॉइल में होंगे, जहां से हम इनपुट ले रहे हैं, जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो जितना उसमें इनपुट दिया जा रहा है उसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स डबल होंगे उसके, जो कि उसमें सेकेंडरी कॉइल होगी उससे। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि आधा करना है ना। तो अगर अच्छा हमने नंबर ऑफ टर्न्स 10 गुना कर दिया तो क्या होगा? 10 गुना वोल्टेज बढ़ जाना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर को पढ़ना एक थोड़ा सा टिपिकल मामला है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो दिखता है ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉसेज होते हैं भाई। अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमने ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ पोटेंशियल डाला और मैंने 10 टर्न्स कर दिए, नेक्स्ट वाले में 10 टाइम्स, मान लो 10 टर्न थे, मैंने 100 कर दिए, तो 100 वोल्टेज का मुझे 100 इंटू 10 1000 वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर 10 गुना मैंने फेरे कर दिए, तो अब 10 गुना टर्न्स कर दिया, इसका मतलब 1000 वोल्टेज मिलने चाहिए, बट मिलता नहीं है, मिलता 800 900, उससे कम ही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा कौन सा लॉजिक है? तो ये लॉजिक क्या है? लॉस का। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे लॉस होते हैं, लॉस सारे पढ़ने आज, चिंता ना करो। तुम समझ लोगे ना, नोट्स बना सकते हो अच्छे से। ये हर चीज़ में लिखी लिखाई चाहिए कि मैं लिखूंगा तो लिखोगे, तुम लिख सकते हो। 12th में हो तुम, सारे नोट्स देखोगे तो कैसा बनाओगे? अपने हिसाब से लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना, जो समझा रहा हूँ समझ लो। ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर का एक तरह से प्रिंसिपल। अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, छोटी सी वोल्टेज को इतनी बड़ी वोल्टेज बना देता है, उसके पास कहाँ से शक्ति आ रही है ना? ये देखना पड़ेगा। ये शक्ति उसके पास सुपरमैन वाली आई कहाँ से? देखो, तुमने सुना होगा सबने पावर का फॉर्मूला सुना है? व्हाट इज पावर? पावर P इक्वल टू होती है VI, वोल्टेज इनटू करंट। जो वोल्टेज आपकी, वो वोल्टेज है जो इसमें बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तुम, और जो करंट है वो इसमें जो फ्लो हो रही है। तो ये बताओ, वोल्टेज और करंट के अंदर अगर मैं पावर को कांस्टेंट कर दूं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? V और I के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। यानी कि अगर V बढ़ाएंगे तो I घटेगा, और I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। समझ लो, मैंने उल्टा पता नहीं कैसे बोल दिया। V बढ़ेगा तो I घट जाएगा, और अगर I घटेगा तो V बढ़ जाएगा। यानी कि आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? अगर तुमने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो आप ये नहीं कि बहुत बड़ा कुछ अलग काम कर रहे हो, तुम करंट को उसी टाइम पे उतना ही घटा भी रहे हो, उतने रेशियो में। समझ में आई बात? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 100 गुना बढ़ा दिया वोल्टेज, तो इट मीन्स कि मैंने 100 गुना करंट कम कर दिया, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट रहेगी ना भाई। पावर थोड़ी बदल सकते हो तुम। तुम्हारे पास मान लो कि 100 जूल है, 100 जूल एनर्जी है, तो आप 100 जूल एनर्जी को लेके निकाल कितनी सकते हो ट्रांसफार्मर? ऐसा तो इम्पॉसिबल है, दुनिया में ऐसी कोई डिवाइस बन जाए, मुझे लगता नहीं आगे भी कभी बनेगी, कि वो तुम्हें 100 जूल से ज़्यादा दे दे। 100 जूल प्लस एनर्जी कोई नहीं दे सकता। इनपुट लेने के बाद आउटपुट 100 जूल प्लस हो सकती है कैसे? किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। वो अपने पास से थोड़ी भी लाएगा एनर्जी, है ना? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का है तो उल्लंघन हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कभी इनवैलिड नहीं हो सकता। तो आप 100 लोगे तो 100 ही मिलेगी, बट वो 100 तुम्हें मिलेगी, इसे किसी को गारंटी नहीं है। बाइक में पेट्रोल डाला, क्या किस लिए डाला पेट्रोल तुमने? चलने के लिए, एक जगह दूसरी जगह पे जाने के लिए। अब बाइक धुआं छोड़ रही है, पिस्टन घिस रहा है, उसके टायर घिस रहे हैं, पूरी बाइक ही घिस रही है, पूरी बाइक गर्म हो रही है। देखा नहीं ये सब चीजें तुमने होती हुई? ये चाहिए तुम्हें?
तुम चाहते हो भाई घिसे इंटर घिस जाए वगैरह वगैरह, मॉड्यूल किस फॉर्म में मिल जाएगी? डायरेक्ट। उसमें बहुत सारे लॉस हैं। ट्रांसफार्मर आवाज भी करेगा, ट्रांसफार्मर गर्म भी होएगा, ट्रांसफार्मर ऑपरेट होने के लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसके अंदर होगा, उसको भी थोड़ी बहुत एनर्जी उसको देनी पड़ेगी क्योंकि हीट होती है। तो ये सारी हमारे जो 100 जूल है ये एज इट इज हमें नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कम होकर मिलती है। इसलिए ये मत सोचो कि अगर आपने 10 गुना फेरे लगा दिए, 10 गुना उसमें डस्ट कर दिए तो 10 गुना मिल जाएगा वोल्टेज, ऐसा नहीं है। वो इफिशियंसी पर डिपेंड करेगा कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी है। तुम जब इन्वर्टर लेने जाते होगे तो इन्वर्टर लेने जाते हो तो उसमें इफिशियंसी लिखी रहती है इन्वर्टर पे कि 80% इफिशिएंट है, 90% है, 95% है, 98% है, ऐसा करके, है ना। जितना ज़्यादा इफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा हमारे लिए, उतना ज़्यादा महंगा होगा। तुमने वो नहीं देखे फ्रिज वगैरह, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, उनके ऊपर लिखे जाते हैं स्टार्स बने जाते हैं, 5 स्टार्स बने जाते हैं उसके ऊपर। अब 5 में से तुम्हारे कितने स्टार हैं वो डिपेंड करता है तुम्हारा प्राइस क्या है। एक 2 स्टार एसी लिया तुमने और एक 5 स्टार एसी लिया तुमने, तो इसमें कई हजार रुपए का फर्क हो जाएगा सेम एसी में। सेम एसी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कंपनी है, सेम ही एसी है, बट एक तो एसी 2 स्टार है, एक एसी 5 स्टार है, तो उससे क्या होगा? जितनी आप उसे एनर्जी लोगे, जितनी वो लेगा एनर्जी उतनी देगा नहीं आपको, कुछ लॉस कर देगा एनर्जी का। क्लियर है? तो वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा पूरी जिंदगी, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा बिल बना के देगा बिजली का। तो ये हमारा क्राइटेरिया चलता है इसमें, ठीक है। तो वोल्टेज अगर ज़्यादा करोगे तो करंट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है कर क्या रहा है? बेसिकली वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम करंट को डिक्रीज भी करना होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम करंट भी इंक्रीज हो रही होगी। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो इन्वर्सली चल रहा है रिलेशन, इसका मतलब है पावर, हम ये मान सकते हैं कि पावर दोनों की कांस्टेंट है। बट ये तब है अगर पावर को कांस्टेंट कहूँ मैं कि जितना हमें एनर्जी हम इनपुट कर रहे हैं उतनी एनर्जी हमें आउटपुट में मिल रही है, तब है जब आइडियल ट्रांसफार्मर हो। व्हेन ट्रांसफार्मर इज आइडियल। एग्जाम में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिख रहा, तो आप आइडियल मान सकते हो, बट ऐसा कभी होता नहीं है क्वेश्चन में कुछ लिखा ही ना रहे। उसमें लिखा था कि एफिशिएंसी इतनी ऐसी है, 10 पर मतलब 90% है, 80% है कि 75% है, जितनी भी है। मान लो 75% एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की, तो इसका मतलब क्या है? 25% लॉस होता होगा, 25% चीज़ों को खत्म कर देता होगा एनर्जी के फॉर्म में, या वैसे कैसे भी कर देता होगा। तो ये हमें समझना होगा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी है। एग्जाम में लिखी रहती है एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की। अच्छा, एफिशिएंसी का ट्रांसफार्मर की अगर होगा तो उसका एक फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला क्या है उसको मैं लिख देता हूँ। लिखो, ट्रांसफार्मर में जो आप, चलो एफिशिएंसी लिख दूँ पहले मैं, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं ईटा। ईटा बोलना है इसको, ईटा, है ना, ईटा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। और ये क्या होती है? ये होती है पावर आउटपुट में जितनी आपको मिली और जितनी पावर आपने इनपुट में दी थी, और इनटू 100। और ये जो वैल्यू होती है ये आपकी परसेंटेज में होती है। समझा? मान लो कि तुम्हें आउटपुट में कितनी मिली? आउटपुट में मिली आपको 50 जूल, लगाई कितनी थी आपने? 60 जूल, और इनटू क्या करेंगे हम? 100। ये सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 100% होगी। 100% कितना होता है? 1, पता है ना। परसेंट में लिखोगे तो 100, और अगर 100/100 करना है इसको, भाई फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो 100/100, और ये कितना होता है? 1। तो किसी आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 1। लेकिन कोई आइडियल है दुनिया में चीज? आइडियल कुछ भी नहीं है। आइडियल ना तो गैस है, ना आइडियल सॉल्यूशन है, ना आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल कुछ होता नहीं है आइडियल जैसा। आइडियल का मतलब क्या है? कि जिसमें एरर ही ना हो, फ्लॉलेस, ऐसा कुछ है? परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या ये बेकार है? नहीं, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहे हैं। जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो भी तो हमें देखनी है ना, कितनी एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी या थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप किसी भी सिस्टम को कोई एनर्जी दे रहे हो, कुछ भी क्यू एनर्जी दे रहे हो, तो क्यू एनर्जी देने के बाद उस सिस्टम में कुछ ना कुछ वर्क होगा। उस वर्क में जो एनर्जी यूज होगी वो तो मेन पार्ट एनर्जी का होगा। और प्लस क्या होता है? डेल्टा ई फॉर एक्सटर्नल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एनर्जी में चेंज हो जाता है, डेल्टा मींस चेंज। तो एक्सटर्नल एनर्जी का जो चेंज है वो भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एनर्जी में चेंज हुआ, वो जैसे कि मैं बोल रहा था बाइक गर्म होगी, बाइक के टायर घिस गए, पिस्टन घिस गए, बाइक पूरी की पूरी घिस गई। तो ये तो है हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज। और प्लस जो हमने वर्क किया, और ये सारा का सारा मिलकर तो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, है ना। टोटल एनर्जी तो वही लेगा ना सिस्टम, कि भाई हमें सारा देखना पड़ेगा। तो ये जो है, अच्छा फिर हम सर्विस क्यों करवाते हैं उसकी? ताकि ये वाला कम हो जाए। क्लियर है? ये कम हो, और अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा अपना, ये ज़्यादा मिलेगा हमें। तो ये हमारा लॉ बना रहता है, मेंटेन रहता है। ये अगर
एन की वैल्यू मतलब ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, ईटा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ट्रांसफार्मर को अच्छा माना जाएगा, ट्रांसफार्मर में लॉसेज कम होंगे। और अगर ईटा की वैल्यू कम है तो ट्रांसफार्मर बेकार माना जाएगा, उसके लॉसेज बहुत ज़्यादा होंगे। वो लॉसेज कैसे होते हैं, कैसे उनके रेमेडीज करते हैं, कैसे ठीक करते हैं उनको, वो सारा हमें आज पढ़ना है। ये समझ में आया? कोई डाउट? लिख लोगे इसको, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके दो ही फॉर्मूले हैं बस, ट्रांसफार्मर में दो ही फॉर्मूले, ज़्यादा फॉर्मूले है भी नहीं। तो इसका हमारा एक फॉर्मूले का न्यूमेरिकल हो सकता है, इसको तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी कभी आ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर की इतनी एफिशिएंसी है, ये बताओ इनपुट इतना है, आउटपुट इतना होगा, ऐसा कुछ करके। अच्छा, फिर आते हैं हम ट्रांसफार्मर के थोड़े से वर्किंग पे, कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसी होगी। अगर मैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग की बात करूं तो हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर में कितनी आपने प्राइमरी कॉइल में कितना पोटेंशियल है। तो अगर प्राइमरी कॉइल की बात करते हैं तो प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना ई होगा, तो ई इज इक्वल टू ई प्राइमरी का ई पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, माइनस एन पी डी फाइव बी अपॉन डी टी। क्लियर? सेकेंडरी कॉइल में अगर बात करूं तो ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बी अपॉन डी टी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इनको आप डिवाइड करिए, आप ई एस को ई पी से डिवाइड करिए, ई एस अपॉन ई पी, मैं सेकेंडरी को प्राइमरी से डिवाइड कर रहा हूँ। इससे हमें एक फायदा होता है कि अगर आप सेकेंडरी को डिवाइड करोगे प्राइमरी से तो आपको एक्जैक्ट ये पता लग जाएगा कि कितना वोल्टेज तुमने दिया और कितना तुम्हें मिला, तो एफिशिएंसी भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। अगर प्राइमरी को डिवाइड करोगे तो वो सेंस नहीं बनती इस बात की, नहीं समझ में आया? मान लो आपके एग्जाम में नंबर आए 100 में से, और 100 में से कितने हैं, 70, तो पहले ये लिखो ना मिले कितने हैं, 70 मिले, डिवाइडेड बाई 100, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और अगर मैं 70 बाई 100 लिखूँ तो उसको सेंस नहीं है बात की। तो इसलिए आप जब भी लिखो तो सेकेंडरी को ऊपर लिखा करो, क्योंकि सेकेंडरी वो है जो हमें दे रही है आउटपुट, और इनपुट में कौन सी है, ईपी। तो यहाँ से एक सेंस तुम्हारा थोड़ा थोड़ा जनरेट हो जाएगा कि एफिशिएंसी किस तरह की रही होगी। क्लियर है? तो इसे डिवाइड करना बेटर है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो भाई क्या होगा, देखो अब तुम ये कर सकते हो, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, जिसको डिवाइड करेंगे तो माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एनएस अपॉन एनपी। ये बताओ ये वाले कैंसिल होंगे या नहीं? अभी तो हमने डायरेक्ट कहेंगे 5 तो कैंसिल हो ही जाएगा, लगता है, बट समझो इसको, अगर 5 की वैल्यू देखी जाए तो होती है बी ए, 5 इक्वल टू बी ए, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ए फॉर एरिया। ये बताओ ये जो कॉइल हैं, ये कॉइल जब लिपटी रहेगी किसी एक पढ़ूंगा मैं तुम्हें आगे, एक प्लेटेड छोटी छोटी प्लेट से बना हुआ एक पूरी एक स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट आयरन की, कोर कहते हैं जिसको, उसके ऊपर लिपटी होती है ये कॉइल्स। तो हमें वो पढ़ना है। बट ये बताइए मुझे पहले कि ये जब लिपटी रहेंगी किसी एक कॉइल पे, किसी एक कोर के ऊपर, तो कोर पूरी की पूरी एक होती है। अभी मैं बनाऊंगा उसको, कोर पूरी एक होती है और उस कोर के ऊपर तुमने इसको लपेट रखा है, तो जितनी कोर इधर से मोटी उतनी कोर इधर से मोटी। जिस कोर के ऊपर एक को रैप कर रखा है तुमने, उस कोर के ऊपर ही दूसरे को रैप कर रखा है कॉइल को, तो कॉइल अलग अलग नहीं है, एक ही कॉइल पे दोनों को रैप कर रखा है तुमने। अब सोचो जब एक ही कॉइल के ऊपर दोनों को रैप करेंगे तो एरिया तो एक रहेगा दोनों का, ये एरिया अलग हो जाएगा। एरिया तब अलग होगा जब एक कॉइल को तो अलग लपेटेंगे हम और दूसरी कॉइल को अलग। नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट नहीं है। समझ में आई बात? नंबर ऑफ टर्न्स तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एरिया तो सेम रहेगा। अब इसका एरिया अगर सेम रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया कांस्टेंट है, दोनों का एरिया सेम है। बी भी सेम ही रहेगा भाई, जो पहले वाले का बी है वो दूसरे वाले का बी होगा। अभी समझ नहीं आ रहा तुम्हारे, लो मैं इसको समझाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा, इसे मिटा दूं, ये समझ में आ गया? हाँ, तुम समझ में आ जाएगा तुम्हारे? मैं एक काम करूँगा, मैं वीडियो के बीच में से कट करके इनके स्क्रीनशॉट्स भी तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है? अगर तुमसे ना हो तो, वैसे हो जाएगा, तुमसे करने की कोशिश करोगे तो होगा, क्यों नहीं। मिटा दूँ? मिटा दो। हाँ, ये शाम तक अपलोड हो जाएगी या रात तक हो जाएगी, है ना? बना लेना इसके नोट्स, हो सकता है आज अभी कर दूँ। चलो भाई देखो, इसके स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है। किसके स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर बना तो रहा हूँ मैं, लेकिन ये बस तुम्हारे पढ़ने के लिए, तुम 12th में हो। जनरली स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर डिफरेंट होती है, बिल्कुल ऐसे नहीं होती जैसे हम बना रहे हैं, बट हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए बना रहे हैं इसको। तो ऐसा मत समझना कि अगर तुम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखोगे तो वो इसी तरह का बना हुआ होगा, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। कैसा होता है वो भी मैं समझा दूँ तुम्हें, है ना? कैसा होता है मैं बता दूँ तुम्हें कैसा होता है।
कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये एक के ऊपर एक रखे हुए बहुत सारी प्लेट्स हैं, 3D में देखोगे तो दिख रही है, एक के ऊपर एक रखी हुई। अब इन्हें बीच में से काटेंगे, ऐसा भी ना बीच में से काट देंगे, ठीक है। अब बीच में से काट दिया तो एक ही दिख रही है फिलहाल। अब इनको सारे को देखते हैं, ये सारी कैसे दिखेंगे, ये सारी ऐसे दिखेंगे। एक बार देखना जरा, गौर करो थोड़ा सा, कुछ दिख रहा है? अगर दूर से देखोगे तो देखो, ये पहले एक प्लेट रखी होगी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर दूसरी, ये तुम्हें खाली जगह दिख रही है बीच में, तो ये ऐसे डीप है अंदर से, गहरी है, समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे करके ये ब्लेड की तरह बहुत सारी रखी है वो दूसरे के ऊपर, दिख रही है तुम्हें? फील हो रहा है कि क्या बनाया मैंने ये? तो ऐसा करके कई सारी तुमने एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है ऐसा करके, और इस तरह की ये चौकोर टाइप की हैं। अब ये सारी तुमने ऐसा रख दी ऊपर नीचे ऐसा करके, तो इन्हीं को हम ये कहते हैं कि यही मतलब जो है ये हमारी सॉफ्ट आयरन की कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। मुझे ये बताओ कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ली होगी? सॉफ्ट आयरन कोर को लेने के दो दो रीजन है, लिख दूं? साइड वाला मिटा देते हैं। देखो भाई, सॉफ्ट आयरन कोर को लेने के दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको एक्वायर कर लेता है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज किस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए? टू मैक्सिमाइज द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये एक सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको सारे को मैक्सिमाइज कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कलेक्ट कर लेगा। दूसरा इसका रीजन है कि ये जो है ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में टाइम नहीं लेता, यानी कि इसके अंदर जो हिस्टैरिसीस लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस वो लेस है, हिस्टैरिसीस लॉस इज लेस, बहुत ही कम है वो। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड दिया तो मैग्नेटाइज हुआ, फिर उसको हटा दिया, तो कल समझा था ना तुम्हें बात, उसको हटा दिया तो फिर क्या होगा? कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रह जाएगा, फिर दिया, फिर रह जाएगा, फिर रह जाएगा, तो ये लॉस है एक तरह का, मैग्नेटिक फील्ड का लॉस है ये, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका कम हो जाएगा। भाई जब मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो कुछ एनर्जी गेन करेगा वो, और एनर्जी को उनको अपने अंदर रख रखा है, दूसरी तो वापस एनर्जी दे ही नहीं रहा, तो ये मैग्नेटिक एक तरह का मैग्नेटिक लॉस है, और ये मैग्नेटिक लॉस इसमें कम होता है हिस्टैरिसीस से, क्योंकि ये कच्चा लोहा है, सॉफ्ट आयरन है। स्टील ले लेंगे तो सपोज मैंने स्टील ले लिया, तो स्टील क्या हुआ? परमानेंट मैग्नेट है स्टील, तो स्टील के परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, क्योंकि वो तो उसके अंदर डोमेन्स है, और वो डोमेन परमानेंटली एक तरह से रोटेट हो जाते हैं डायरेक्शन में। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हिस्टैरिसीस लॉस में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी एक साथ वेस्ट होगी। अब तुमने मान लो उसको एक बार इस डायरेक्शन में, चलो समझो इसको, देखो ये एसी है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल है, तो इसमें वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा, पॉजिटिवली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, सपोज ऐसे क्लॉकवाइज, अगले वाले में एंटी क्लॉकवाइज होना है, सपोज उसमें क्लॉकवाइज तुमने ऐसा फील्ड जनरेट कर दिया ऐसा करके, तो फिर 1/100 सेकंड के बाद उल्टा भी होना है उसको। तो बताओ जब वो उल्टा होगा तो ऐसा थोड़ी है कि तुम कार को सीधी चला रहे हो एकदम से उल्टी चल जाएगी वो 100 की स्पीड पे, पहले रुकेगी, रुक के फिर पीछे हटेगी, तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा। अगर मैंने यहाँ पे स्टील ले ली तो क्या होगा? स्टील नहीं होगी ऐसा, स्टील या तो मैग्नेटाइज हो जाएगी, और फिर मैग्नेटाइज होगी तो डीमैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा, जो कि हमारे साथ और भी बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या करेगा? मैग्नेटाइज होगा, तुरंत ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, टाइम तो ये भी लेगा, लॉस तो इसमें भी होंगे, लेकिन लेस देन स्टील होंगे। आई बात समझ में? स्टील क्यों बोल रहा हूँ कि स्टील भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में ले सकते हो, क्योंकि उससे भी हमारे परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है भाई? और फिर स्टील महंगा भी तो आता है, सॉफ्ट आयरन कोर हमारा सस्ता भी है, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है अगर इकोनॉमिकल देखो तो ये हो गया सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर लेने का सेंस समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड को कलेक्ट करता है, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में पहुंचा देगा। चलो मैं कॉइल लगाता हूँ, यहाँ पे कॉइल लगाते हैं।
देखो इसको, तुम्हें समझ में आ रही है, लपेट रखी है मैंने ये। तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। अब सेकेंडरी कॉइल कहाँ होगी? इस साइड पे। एग्जैक्टली ऐसा फिगर नहीं होता है, हम बना रहे हैं बस पढ़ने के लिए। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। क्लियर? अभी मैंने किसी में ज्यादा है किसी में कम टर्न नहीं करे, वो अपने सेंस के अनुसार समझ लेंगे किस में ज्यादा किस में कम करना है, स्टेप डाउन बनाना है स्टेप अप बनाना है। तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल होगी एंड दिस वन इज सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में क्या मिलेगा? आउटपुट। और प्राइमरी कॉइल में क्या मिलेगा? इनपुट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है इनपुट, और इनपुट क्या है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे है आउटपुट, और आउटपुट भी क्या है? एसी। या तो अल्टरनेटिंग करंट होगा या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। एसी और एबी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहाँ पे भी यही होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये मत समझना कि एसी डीसी बना देगा, ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि एसी डीसी बना देगा। वो रेक्टिफायर होता है, वो रेक्टिफायर बढ़ेंगे। रेक्टिफायर में भी यही होता है, रेक्टिफायर भी सेम ही है। रेक्टिफायर में भी आप म्यूचुअल इंडक्शन करते हो, बट वो ऐसा नहीं होता, उसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं। एक डायोड लगाओगे कि दो डायोड लगाओगे, हाफ वे रेक्टिफायर की फुल वे रेक्टिफायर, तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ये तो है मैकेनिज्म। अब जरा सोच के बताओ, इसमें करंट को फ्लो करूँ मैं, और करंट को मैं ऐसे फ्लो कर दूँ ऐसे, तो वो करंट ऐसे जाएगी, पीछे से घूमेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे होगी करंट। तो अगर इसमें ऐसे करंट है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? याद करो, इस तरह जाएगा। तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसा है? इस टाइम पे ऐसा है, ऐसा करके आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ क्या होना है इसका? 1/100 सेकंड के बाद इसका हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब ये ऐसे की जगह अब ऐसा हो जाएगा, तो उसको डीमैग्नेटाइज होना पड़ेगा। तो जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर न होती तो क्या इसको मिल पाता? बताओ भाई, ये तो इसको मिल पा रहा है ना, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही है। तो जितना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा इसने कैच कर लिया, और कैच करके इसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए हमने ये लिखा है ऊपर वाला पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड को ये मैक्सिमाइज कर सकता है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमाइज कर देगा, सारा एक्वायर कर लेगा। अब ये तो हो गया इसका एक। दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस मैंने तुम्हें समझा दिया। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ही हमने इसको एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अगर पहली वाली कॉइल की बात करते हैं, प्राइमरी कॉइल की, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि जो हमारा ई एस है वो है -NP d∅B/dt, और जो ई पी है वो है माइनस ये एस होगा, ये पी होगा, d∅B/dt। डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ES/EP। अब जब ES/EP से हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? रिजल्ट में क्या मिलेगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी बता रहा था मैं तुम्हें, तो मिलना तो हमें ये है कि NS/NP। लेकिन एक बात समझ लो, 5B की वैल्यू होती है BA का मल्टीप्लीकेशन। अब ये बताओ, जितना B इसके पास था, क्या उतना B इसके पास है? मान लो, अभी तुम मान लो कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, साफ साफ दिख रहा है कि उतना इसके पास B नहीं पहुंचेगा। बट अभी अगर मैं आइडियल मान लेता हूं उसको, और सब मैंने छोड़ दिया, तो उस टाइम पे इसका जितना B होगा उतना इसका B होगा। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए सोच रहा हूँ, तो जितना इसका B है उस B को हमने मैक्सिमाइज करने के लिए कि सारा का सारा ही इसके पास पहुंच जाए, तो ये इसको दे दिया एक कोर लगा के, आयरन की कोर लगा के, सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा, अब तुम कहोगे नहीं भाई इतना तो नहीं है, हम नहीं मानते, तो तुमने सॉफ्ट आयरन कोर लगाई क्यों थी? तुमने मैक्सिमाइज करने के लिए लगाई थी। अगर तुम लगा दोगे तो फिर मानोगे ना कि हाँ पहुंच गया उसके पास मैक्सिमम, यानी कि सारा ही चला गया है ना। कुछ की थोड़ी प्लास्टिक लपेट रखी हमने यहाँ पे, तो इसके पास सारा का सारा यहाँ पहुंच गया। हमने मान लिया कि B इसके पास दोनों के सेम है। ए बताओ एरिया, क्या ये अलग अलग है प्लेट्स? एक ही प्लेट पर वो लपेट रखा है, एक उसी पे दूसरा है, तो इसका एरिया भी सेम होगा दोनों का। अगर एरिया सेम होगा तो हम ये कह सकते हैं B भी कांस्टेंट और A भी कांस्टेंट, तो d∅/dt दोनों के लिए इक्वल होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन? ये बचेगा। क्लियर? दूसरी बात, हमने ये पढ़ रखा है कि जो पावर है वो कांस्टेंट है, और पावर क्या होती है? पावर होती है VI। यहाँ पे हम V को बोल रहे हैं E, और I को क्या बोल रहे हैं? I को तो I बोल रहे हैं। तो ये जो I है ये हमारी इनपुट वाली
करंट और इनपुट वाला वोल्टेज, ये आउटपुट वाले करंट और आउटपुट वाले वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो P है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर P कांस्टेंट है तो जो दो पहले वाला हमारा इनपुट था, इनपुट पावर, वो आउटपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ये आइडियल चीजें हम लेते इसलिए हैं ताकि डेरिवेशन कर सके, क्योंकि इनके बिना डेरिवेशन नहीं होगी, फिर पता नहीं कहां से क्या लॉस निकल जाए, वो तो बाद में देखेंगे ना। तो पहले आइडियल मान के कर दो। आइडियल ट्रांसफार्मर ई आई इज इक्वल टू ई आई, इनपुट आउटपुट। अब सोचो कि अगर इनपुट है और ये आउटपुट है, तो इस इनपुट आउटपुट को हम यहाँ यूज कर सकते हैं इसमें। बताओ, अगर मैं ई इनपुट कहता हूँ, तो इनपुट हमने कौन सी कॉइल में दिया था? प्राइमरी में। करंट कौन सी में थी? प्राइमरी में। ई कौन सी में था? सेकेंडरी में। तो करंट भी सेकेंडरी में थी। बताइए ई एस अपॉन ई पी क्या होगा? ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू व्हाट? आई पी अपॉन आई एस। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको, भाई ये भी तो ई एस अपॉन ई पी है, तो यहां से ई एस अपॉन ई पी क्या मिल जाएगा हमें? आई पी अपॉन आई एस। ये हमारा एक फॉर्मूला होगा, इसके भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं। दो फॉर्मूले हमने समझ लिए, एक तो ईटा का मतलब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, और दूसरा ये। क्लियर? कोई डाउट? ये जो हमने ई एस अपॉन ई पी लिखा है, एन एस अपॉन एन पी लिखा है, आई बी अपॉन आई एस लिखा है, इसको ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर एग्जाम में कुछ पूछता है कोई कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, तो ये है ना। अगर बाई चांस आ जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, तो लिख देना ये होता है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं, पर हाँ है तो पढ़ लिया। अब ये तो है, कुछ पूछना है इसमें तो मुझे बता सकते हो कि हमें ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा। हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है? लॉस क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब होता है कि अगर हम किसी को मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर ना रह जाए। अगर वो टोटली हमें वापस कर देगा तो लॉस नहीं होगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी का लॉस नहीं होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड एक एनर्जी तो है, और अगर वो रख लेगा अपने पास तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, क्योंकि जो लोहा है, जो सॉफ्ट आयरन है, वो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड को इतना स्टोर नहीं करता जितना स्टील कर लेती है। ठीक है? और भी इसका बेटर तरीका है हमारे पास कि हम इसको स्टील ना लेके, आयरन भी ना लेके, हम इसको सिलिकॉन स्टील लिखते हैं, सिलिकॉन स्टील। अगर तुमसे कोई पूछता है कि बेस्ट क्या है, कि भाई तुम इसको बेस्ट किस चीज के लिए बना सकते हो, किसको किसको किसको? ये जो प्लेट का मटेरियल है ना, इस प्लेट का बेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है कि इस प्लेट को भाई क्या ऐसा ले सकते हैं कि जो ये मजे आ जाए, कि सबसे बढ़िया हो, तो वो होता है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील एक मेटल मान लो उसको तुम, मतलब सेमी मेटल एक तरह की, और वो सिलिकॉन स्टील को यूज करते हैं हम इसकी प्लेट्स बनाने के लिए। अगर बेस्ट बनानी है तो उसमें सबसे अच्छा मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है, यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस लीस्ट होता है उसके अंदर, मिनिमम होता है। ठीक है? होता उसके अंदर भी है, ऐसा वो दुनिया में है नहीं कि उसके अंदर ना हो लॉस। आई बात समझ में? कोई डाउट है? नहीं है। ये हमने प्लेटेड क्यों करी, इसका रीजन क्या है? प्लेटेड, ये प्लेटेड कोर का रीजन क्या है? प्लेटेड कोर का रीजन ये है कि अगर प्लेट को मतलब इस कोर को प्लेटेड ना करेंगे तो इसके अंदर एडी करंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके अंदर? एडी करंट्स। क्या होती है एडी करंट्स? एक मेटेलिक पीस के अंदर, एक मेटेलिक पीस को अगर आप एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसके अंदर इंड्यूस करंट हो जाएंगे। समझो मेरी बात, अगर मैं इसको रखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर जो करंट होंगे वो इधर से इधर जाएंगे। ये सर्किट होगा, कोई कॉइल है, सपोज ये कॉइल है, कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, मतलब इधर एन है इधर ऐसे, तो क्या होगा? इसके अंदर करंट्स हो जाएंगे। इसको अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कभी इधर करंट कभी इधर करंट चलेंगी, वे दिखेंगी। और अगर मैं पीस ले लूँ एक मेटेलिक पीस, तो ये पूरा मेटेलिक पीस है, तो डिस्क है ये, तो कहाँ चलेगी वे? वो तो पूरा पूरा सर्किट ही बन जाएगा। तो उसमें कहाँ जाएंगे वे? सरफेस पे चलने की कोशिश करेंगी और सरफेस पे गोल गोल ही घूमेंगी बस, और कहीं जा सकती हैं। इसमें तो चल रही है जैसे दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है आयन का, चार्ज का, वहाँ कहाँ जाएंगे ये? वहाँ तो चार्ज एक दूसरे को मैक्सिमम सेपरेट होने के लिए सरफेस पे चलेंगे बस, और सरफेस पे चलते रहेंगे। तो उसके अंदर जो करंट हो जाएंगी वे गोल 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 करंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। और वे जो गोल गोल करंट होंगी वे कैसी होंगी? पानी के अंदर होने वाली वर्लपूल जैसी, भंवर, गोल 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 पानी घूमता है जब, है ना, ग्लास की तली में छेद करके पानी गोल गोल घूमता, उसके ऊपर बाल्टी में छेद कर दो, नीचे पानी भर दो उसमें ऊपर, तो पानी गोल गोल घूम के नीचे जाएगा, क्या ही चला जाएगा? गोल गोल जाता है ना घूम के, नहीं पता। सिंक में मुंह तो धोया होगा तुमने, वॉश बेसिन में मुंह तो धोया होगा,
सिंक में तो कपड़े बर्तन धोते हैं। तो चलो हमने मान लिया कि सिंक में हमने पानी भर दिया जो रसोई में होता है, अब पानी फुल भर दिया उसमें और नीचे बंद रखा उसको थोड़ी देर के, अब इसे एकदम से खोल दो तो क्या होगा? क्या वो पानी ऐसे चला जाएगा? वो गोल गोल घूम के जाएगा। तो उसके अंदर जो वर्लपूल बन गया वो, और वर्लपूल बनने का मतलब है वो पानी की एडी करंट्स बन गई। उन एडी करंट्स को ही रोकने के लिए क्या करती हैं एडी करंट्स? एडी करंट से किसी करंट पीस के अंदर अगर बन गए, मैग्नेटिक पीस के अंदर बन जाएगी, तो वो मैग्नेटिक पीस बहुत ज़्यादा हॉट हो सकता है, गर्म हो सकता है, उसका लगातार एनर्जी मिलेगी घूमने से, और वो एनर्जी जा कहीं नहीं, है ना, वो उसी के अंदर घूमे जा रही है। तो क्या करेंगे उस टाइम पर? नहीं, अरे उसको रोकेंगे ना भाई, ये एडी करंट्स होनी थोड़ी चाहिए, एडी करंट्स तो गलत है। हमने इनका यूज भले ही कर लिया एडी करंट्स का, ब्लास्ट फर्नेस में यूज कर लिया हमने इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज कर लिया इनका हमने इनका जो मैग्नेटिक ब्रेक होते हैं उसके अंदर भी यूज कर लेते हैं, तो इनका काफ़ी यूज है ना, पावर मीटर्स में भी यूज है। लेकिन जो हमारी एडी करंट्स हैं भाई यहाँ पे तो गलत कर रही है ना काम। सपोज ये पूरा का पूरा एक ही हुआ, तो इसके अंदर एडी करंट्स को चलने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, ज़्यादा का ज़्यादा में एडी करंट्स हो जाएंगी। और अगर मैं उनको प्लेटेड कर दूँ, एक ब्लेड सा रखा, उसके बीच में लैमिनेशन या वार्निश या कुछ भी इंसुलेशन कर दिया हमने, कुछ भी किसी तरह से इंसुलेटर कर दिया, उसके बीच में रख दिया, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करके रख दोगे तो क्या हो जाएगा? एडी करंट्स बंद हो जाएंगी। बंद तो नहीं होंगी बिल्कुल, लेकिन हाँ जब एडी करंट्स होंगी तो केवल उस ब्लेड जैसे में चलेंगी, बस एक स्टेप में, उससे ज़्यादा कहीं चल सकती है। जब दूसरा अलग है उससे, तो एडी करंट्स की जो अमाउंट होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी कि एडी करंट्स मिनिमम होंगी इसमें। और अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा एडी करंट्स होने से ये होगा कि गर्म हो जाएगा, और अगर ये गर्म हो गया तो इनका सबका इंसुलेशन जो है वो पिघल जाएगा, तो ये सारी एक बन जाएगी फिर, और एक बन के और भी तगड़ी एडी करंट्स होंगी। और अगर एडी करंट्स होंगी तो फिर ये जो कॉइल में तुमने अलग अलग टर्न्स कर रखे हैं, ये टर्न से पिघल जाएंगे भाई, वायर ही तो है, वायर पिघल जाएगा गर्म होने पे, तो पिघल जाएगा तो क्या होगा? एक टर्न तो ही हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा सारा, और एक टर्न ही हो जाएगा। तो आपने किस लिए करा था? टर्न अलग अलग करे थे, और अब तुम्हें क्या मिला? सबका एक, सब शॉर्ट हो गया। तो ये सब चीजें ना हो, ट्रांसफार्मर खराब ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्लेटेड बनाते हैं इसको। रीजन समझ में आया प्लेटेड होने का? ये सब चीजें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, छोटे लिख दो इनका आंसर। पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर आया तो मुझे लगता नहीं आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, लिख दियो, हल्का सा टॉपिक है। लेकिन हाँ अगर छोटे टॉपिक बने तो लिख देना उनको। कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लियो, कल पूछ सकते हो आके आराम से, आज मैं समझा रहा हूँ, अभी पूछ लो अगर पूछना है तो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैंने तुम्हें समझाया वो तुम्हारी समझ में आ गया यहाँ तक? कुछ पूछना है तो मुझे बता दो अभी, क्या हमें ये समझ नहीं आया, हमें वो समझ नहीं आया, जो समझ में आया वो बताओ। एडी करंट से डीसी पे काम नहीं करता, क्यों नहीं करता? एडी करंट के अंदर प्लेटेड क्यों रख रखे हैं? तो हमने रीजन पढ़ लिया। नहीं, नॉन आइडियल के लगेगा, आइडियल होगा तभी। नॉन आइडियल हम तो वो पढ़ रखा ना, थीटा इज इक्वल टू PO/PI × 100%, तो वो अब उसके लिए लगाएंगे हम। अगर नॉन आइडियल होगा तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ हमें पढ़ना यही है, क्योंकि आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, हम हर चीज़ को बनाने की कोशिश तो आइडियल करते हैं ना। आइडियल हमारे दिमाग में सेट है, हमारे दिमाग में स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो, हमारा एनर्जी लॉस मिनिमम हो, हम ये तो चाहेंगे ना। अब जो एनर्जी लॉस हम पढ़ेंगे तो उसमें ये तो चाहेंगे ना मिनिमम हो, यही चाहेंगे मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम रहनी चाहिए, है ना। बताओ कुछ है क्या डाउट? कोई डाउट नहीं, हल्का सा टॉपिक है। हाँ एडी करंट डीसी वर्क नहीं करता, नहीं मैंने बोलता ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता, ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता। एडी करंट से क्या मतलब है इसका? ट्रांसफार्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता? क्योंकि डीसी पे म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता, पढ़ा नहीं था अभी, समझ में आया? चलो तो कुछ और टॉपिक बचा तो नहीं है मैं जो मुझे समझाना हो तो मैं देख लियो, तो मैं लगता हूँ कि समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो बता देना मुझे। चलो अब हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, लॉसेज और ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेज, इसको तुम एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से एनर्जी लॉस है। पहला, अब सुनो मेरी बात, मैं तो लिख दूंगा यहाँ टॉपिक वाइज और तुम्हें समझा दूंगा, तुम्हें घर से ये फुली पैराग्राफ लिख के लाने हैं, थ्योरेटिकल, समझ आया? ताकि तुम्हारे याद रहे कि तुमने लिखा क्या है, रटना नहीं है। पहला, एनर्जी लॉस कौन कौन से, तो ट्रांसफार्मर समझ में आ गया तुम्हारे? एनर्जी लॉस देखो, एनर्जी लॉस जो ट्रांसफार्मर के हैं वो ये हैं कि जब भी आप ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे पहला जो लॉस होगा वो होगा कॉपर लॉस। अब ये क्या होता है कॉपर लॉस? तुमने इसमें कॉपर लगाया वायर, है ना, समझ लेना इनको। जो कॉपर का वायर लगाया, इस वायर की कुछ थिकनेस होगी, है थिकनेस जो होगी हमारे वायर की, वो
किस वायर की ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा करंट है उसकी, जिसमें कम करंट है उसकी, या जिसमें ज़्यादा वोल्टेज है उसकी, जिसमें कम वोल्टेज है उसकी। देखो, जो अगर वायर मोटा होगा, अगर वायर थिक होगा, तो उस टाइम पे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करने हैं, एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन दौड़ाने हैं, तो वो बड़े वायर में अच्छे से दौड़ेंगे या छोटे वायर में अच्छे से दौड़ेंगे? बड़े वायर में। और इलेक्ट्रॉन दौड़ने का जो काम है, ये काम है करंट का, इसको बोलते हैं करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ना कि वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? एक प्रेशर है, एक तरह से फोर्स है जो करंट पर लग रहा है। तो जो फोर्स है वो तो लगना ही है, आप छोटा वायर रखो बड़ा वायर रखो, फोर्स तो लगेगा। बट बात किस चीज़ की है? करंट की। अगर आपको बड़ी करंट फ्लो करनी है तो वो किसी थिक वायर में करंट फ्लो करनी चाहिए, ना कि स्मॉल वायर में, क्योंकि बड़ी करंट होगी तो ज़्यादा करंट बड़ी करंट होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पे एक जगह से पास होंगे, और एक टाइम पे एक जगह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको बड़े वायर की जरूरत है, स्मॉल वायर की नहीं। छोटा सा वायर नहीं काम करेगा, पतला थिक वायर काम करेगा, थिन नहीं। समझ में आई बात? तो ये बताओ, सपोज कि एक कॉइल है और उस कॉइल में एक तो यहाँ पे टर्न्स है और एक इधर टर्न्स है, तो किसके टर्न्स बड़े होने चाहिए? मतलब किस कॉइल का वायर थिक होना चाहिए? एक में तो लेस नंबर ऑफ टर्न्स है, एक में मोर नंबर ऑफ टर्न्स है, तो किसका तुम्हें लगता है कि थिक होना चाहिए वायर, इसका या इसका? समझते हैं। जिसमें ज़्यादा टर्न्स होते हैं उसका वोल्टेज हाई होता है और उसकी करंट लेस होती है, कम होती है। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है उसका वोल्टेज कम होता है और उसकी करंट हाई होती है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, करंट अगर हाई है तो आपको वायर मोटा लेना पड़ेगा, थिक लेना पड़ेगा। तो इसका वायर कैसा होना चाहिए? थिक। और इसका वायर कैसा होना चाहिए? थिन। चल जाएगा, मतलब थिन होना तो दोनों का मोटा चाहिए, लेकिन इसका थिन चल जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली इसका मोटा होना चाहिए वायर। समझ में आई बात? तो अगर मैं ये कहूँ कि कॉपर लॉस करना है तुम्हें, और तुमने गलती से थिन की जगह थिक कर दिया, थिक की जगह थिन कर दिया, अब तुम्हें क्या बनाना था? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना था। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है आप वोल्टेज को कम करना चाहते हो तो करंट बढ़ेगी। भाई वोल्टेज को कम करोगे तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़कर मिलेगी। अब करंट अगर बढ़कर मिलेगी तो उस टाइम पे आप पतला वायर नहीं यूज कर सकते, आपको वायर कैसे यूज करना पड़ेगा? थिक। और तुमने गलती से स्टेप अप ट्रांसफार्मर की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में वायर कर लिया थिन यूज, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपका एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कॉपर लॉस का मतलब है इसमें दो लॉस पढ़ सकते हो, एक तो थिकनेस ऑफ वायर, और दूसरा क्या पढ़ सकते हो आप? दूसरा पढ़ोगे कि जब हम एक वायर यूज करते हैं तो उस वायर में कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं। किसी भी वायर के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं। इंप्योरिटीज का मतलब क्या है? इंप्योरिटीज इंप्योरिटीज का मतलब है कि अगर मान लो कॉपर वायर लिया मैंने, तो उस कॉपर वायर के अंदर हो सकता है कुछ निकल, क्रोमियम, ऐसा कुछ मिला हुआ हो, एलॉय बना रखी हो हमने। और किसी भी प्योर मेटल का रेजिस्टेंस उसके एलॉय के रेजिस्टेंस से कम होता है, तो एलॉय में अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो एलॉय मिलेगी तो, क्योंकि एलॉय जो होती है, एलॉय बनाई जाती है किसी भी मेटल के अंदर जो पार्ट्स है ना, स्मॉल पार्ट्स, इंटरस्टिशियल साइड्स, उनके बीच में ठूस के उसको बनाता है मिक्स मेटल की तरह। तो अगर हम किसी भी एलॉय को बना रहे हैं तो एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो अगर आप इम्प्योरिटी ले लोगे इसके साथ, कॉपर इम्प्योर वायर ले लोगे कॉपर का, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा रेजिस्टेंस कैरी करेगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा तो ज़्यादा लॉस होगा एनर्जी का। एनर्जी लॉस तो पढ़ना है, आया समझ में? ये एनर्जी लॉस होगा हमारा इम्प्योरिटी का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉपर लॉस तो हो गया। ये कॉपर लॉस के अंदर दो पॉइंट्स हैं, किसी को पूछना है तो बताओ मुझे। समझ में आए? तुमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। इम्प्योरिटी का मतलब है अगर मैं किसी एक कॉपर वायर को ले लूँ और उस कॉपर वायर के अंदर कॉपर ना होकर कुछ और भी है, कुछ और भी का मतलब कुछ भी इसके अंदर दूसरी मेटल मिली हुई है, तो ये फिर एलॉय हो जाएगा, ना कि कॉपर। एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड मेटल, और मिक्स्ड मेटल का रेजिस्टेंस किसी प्योर मेटल के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा। हमें करंट से मतलब नहीं है, हमें एनर्जी का लॉस से मतलब है, एनर्जी का लॉस हो, हम एनर्जी लॉस पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? दोनों समझ में आ गई है? तो आपकी जो मेटल है वो प्योर नहीं होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। अच्छा, बेस्ट मेटल कौन चाहिए? सिल्वर। यहाँ पर अगर हम सिल्वर यूज कर देंगे, सिल्वर वो बेस्ट मेटल हो जाएगी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ एनर्जी हो जाएगा। मैंने छोटा सा हिंट लिख दिया ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर होता है जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर। दूसरा, कॉपर लॉस के बाद आता है आयरन लॉस। बात नहीं करो, आयरन लॉस। आयरन लॉस का मतलब क्या है? देखो, ये जो आयरन है, ये तो है आयरन, इसी के अंदर लॉस होना है, जो भी होना है।
तो आयरन लॉस को हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो इस आयरन लॉस में आता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब मैंने तुम्हें समझा चुका हूँ पहले ही। आयरन लॉस के अंदर एक तो बनेगा हिस्टैरिसीस, मतलब आयरन जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्टैरिसीस लॉस होगा। उस हिस्टैरिसीस लॉस को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, अगर हम एक सिलिकॉन स्टील ले लें। सिलिकॉन स्टील एक सेमी मेटल जैसी होती है, इसको ले लेंगे तो ये हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमम हो जाएगा। तो हिस्टैरिसीस का मतलब क्या है, जब हम इसमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने में, तो वो हिस्टैरिसीस होता है। समझा चुका हूँ मैं। उसके बाद हिस्टैरिसीस लॉस के साथ साथ दूसरा लॉस होता है इसमें एडी करंट का। भाई एडी करंट भी किसकी वजह से बनी है, एडी करंट किसकी वजह से बनी है, एडी करंट इसी की वजह से तो बनी है। तो एडी करंट का जो लॉस है, सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, एडी करंट का जो लॉस है वो भी किसकी वजह से है, एडी करंट का लॉस भी किसकी वजह से है, आयरन की वजह से ही ना होता है आयरन, तो एडी करंट का लॉस भी नहीं होता। इस लॉस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं कि किस लॉस में क्यों है और कैसे बचेंगे। थिकनेस ध्यान रखनी है, इंप्योरिटी ध्यान रखनी है नहीं हो। हिस्टैरिसीस लॉस के लिए हमने क्या बताया तुम्हें, मैंने क्या बताया, स्टील का स्टील ले लेंगे। तो लॉस क्यों है, लॉस का रेमेडी क्या है, ठीक कैसे होगा, ये सब कुछ पढ़ना है। ऐसे कि लॉस पढ़ रही है, पता मुझे क्यों, ठीक कैसे ठीक करेंगे इसको। एडी करंट्स का बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेटेड बनाते हैं इसको। एडी करंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए एक तो हम इसको प्लेटेड बनाते हैं, ठीक है, एडी करंट से। दूसरा प्लेटेड का मतलब है इंसुलेटेड, इनके बीच में इंसुलेशन रख देंगे। प्लेट रखने के लिए इनके बीच में इंसुलेशन कर देंगे और इंसुलेशन हो गई लीस हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। इसका एक और है, एडी करंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एडी करंट्स जब होती हैं जब आपको कोई एक बड़ा एरिया मिल जाए जहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो सके, है ना। तो वो जब बड़ा एरिया मिलेगा और वहाँ पे करंट अगर प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, तो इस बड़े एरिया को हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई खाली जगह भी नहीं रहनी चाहिए, पूरे के पूरे को भर दो और भर किसी ऐसी चीज़ से दो जो वहाँ पे करंट के प्रोड्यूस होने के चांसेस को खत्म कर दे। कहने का मतलब है इंसुलेटर, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है। मैं तुम्हें वीडियो में फोटो लगा दूंगा, इसका समझ लेना, या व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से फोटो डाल दूंगा, उसको पढ़ लियो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक पूरे के पूरे ये जो हमारा सिस्टम है, ये पूरी पूरी कॉइल्स वगैरह, इस पूरे को एक बड़े से बॉक्स में जो स्टील का या टिन का या आयरन का होगा उसके अंदर रख देते हैं। जब उसके अंदर रख देंगे तो फिर से वो ओपन स्पेस हो जाएगा। ओपन स्पेस रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ओपन स्पेस होगा तो वहाँ पे एडी करंट्स या कोई भी करंट फ्लो होने का चांसेस है। आपके एटम्स वाइब्रेट करेंगे, एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो हमिंग साउंड होगी, वहाँ पे चलो था तुमने देखा होगा किसी ट्रांसफार्मर के पास गए हो तो ऐसी साउंड्स आती हैं, देखिए वो भी है इसमें, उसको पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब है साउंड आ रही है ना, वो साउंड की प्रॉब्लम वो ठीक करने का, उसके बाद में देखेंगे। पहले से पाजो तो इस सारे के सारे को हम एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। उस बॉक्स के अंदर हम भर देते हैं नैफ्था ऑयल। एक तो प्लेटेड कर दिया और दूसरा हमने क्या कर दिया, उसके अंदर भर दिया नैफ्था ऑयल। तुमने नैफ्थलीन सुना होगा, नैफ्थलीन सुना है, तो उसी से डायराइव करके हम बनाते हैं नैफ्था ऑयल। और जो नैफ्था ऑयल है, इस नैफ्था ऑयल को किसके अंदर भर देते हैं, जो बॉक्स बताया ना मैंने तुम्हें, उस बॉक्स के अंदर हम इसको रख देते हैं और उस बॉक्स में इसको फुल भर देंगे। उस बॉक्स से क्या होगा, जैसे ही एडी करंट्स बनेंगे तो एडी करंट्स हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, और जब एडी करंट्स को गर्म करेंगे, देखो मैं तुम्हें बॉक्स थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ कि बॉक्स एक्चुअल में कैसा होता है। इसको मिटा दो, देखो समझाता हूँ मैं तुम्हें। ये एक बॉक्स है, किसका बॉक्स है, स्टील का बॉक्स है, मेन बॉक्स कहते हैं इसको। ये हमारा मेन बॉक्स है, मेन बॉक्स है। इस मेन बॉक्स के अंदर रख दिया आपने ट्रांसफार्मर, जो अभी हमने बनाया था, ट्रांसफार्मर का सारा सिस्टम। मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ, साफ फिगर में तो मैं साथ में लगा दूंगा ना, या तो साइड में लगा दूंगा उसको या बाद में समझा दूंगा। अब ये मेन बॉक्स है, मेन बॉक्स के अंदर क्या भर रखा आपने, ट्रांसफार्मर भर नहीं रखा, रख रखा है। इस ट्रांसफार्मर को अगर इसके अंदर रखोगे तो यहाँ चारों तरफ खाली जगह बचेगी। इस खाली जगह में क्या भर दोगे, इस खाली जगह में भर दोगे आप नैफ्था ऑयल। नैफ्था ऑयल कैसा ऑयल होता है, इंसुलेटर है ना, वो इंसुलेशन नहीं करता। तो नैफ्था, तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर में तेल भरते हैं, देखा है, वो ये तेल है। इस तेल को यहाँ भर देंगे, इससे क्या होगा, ये पूरा गर्म होगा। भाई इंसुलेटर है ये मत सोचो ना तेल होगा तो इसमें तो आग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बंद होता है, ट्रांसफार्मर है क्या इसमें, कॉइल तो है भाई, कॉइल के अलावा क्या है, ट्रांसफार्मर कॉइल लपेट रखे तुम लोग, ऐसा सोचेंगे मशीन है इसके अंदर। तो अब अगर ये इंसुलेटर है तो ये गर्म होगा, इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलेटर है तो गर्म होगा, इंसुलेटर है तो इसके अंदर करंट नहीं फ्लो होगी, है ना, ये गर्म हो जाएगा। जैसे ये गर्म होगा एडी करंट की वजह से, अगर ये गर्म होगा तो हम पता क्या करते हैं, इसमें
हम ये करते हैं इसके साइड में यहाँ पे ऐसी जगह छोड़ देते हैं कि गर्म होने के बाद यहाँ से निकल सके, ठीक है। और इसके चारों तरफ तुम्हें देखोगे ट्रांसफार्मर में ऐसी लगी रहती है, देखिए दोनों तरफ ट्रांसफार्मर के, क्या नहीं कभी ध्यान दिया? अब देखना, जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इनको बोलते हैं रेडिएटर, इसको बोलते हैं रेडिएटर। रेडिएटर क्या है? जब ये तेल यहाँ से निकलेगा तो रेडिएटर पे पड़ेगा, रेडिएटर पे तेल ऐसे रपट रपट के जाता है, छन छन के, मतलब ऊपर से रेडिएटर ऐसे होते हैं कि उसके अंदर ऐसे है और तेल ऊपर पड़ेगा तो नीचे जाएगा। अब जब नीचे जाएगा तो इसके अंदर हवा पास होगी साइड में से, चाहे हवा चल रही हो ना चल रही हो, हवा तो रहेगी इसमें भाई, बाहर रहेगी, बिल्कुल ट्रांसफार्मर से बाहर आ जाएगा वो तेल। रेडिएटर एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, मतलब जब रेडिएटर के ऊपर पड़ेगा तो रेडिएटर में एयर फ्लो होगी, एयर पास होगी, इसमें से एयर पास होगी तो वो ऑयल ठंडा हो जाएगा। ये सिंपल ऐसा है कि जैसा अगर तुम्हें किसी ने कहा चाय है तुम्हारे कप में तो गर्म ठंडी गर्म रहेगी, थर्मस है तो और भी गर्म रहेगी, और चाय को थाली में फैला दो तो ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया उसका। इसी तरह जो ऑयल है जो यहाँ से गर्म होकर बाहर निकला वो तुमने रेडिएटर पे फैला दिया, रेडिएटर पे नीचे टपक टपक के नीचे चला गया, और ये दोबारा तेल कहाँ पहुँच जाएगा? इसके अंदर, ये दोबारा इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये ठंडा होकर पहुंच जाएगा, अपने यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं करना पड़ रहा, गर्म हो रहा है और खुद ही एयर में से होके और कूलिंग अपने ठंडा हो रही है। तो नेचुरल काम कर रखा हमने इसका। तो ये रेडिएटर होता है जो इसके अंदर लगा हुआ है। अब क्या बात है, कभी कभी जो ये तेल है ये रेडिएटर में से बाहर निकल जाता है। अगर तुम्हें मैं ज़्यादा समझाऊँ तो, है ना, अगर तुम वाइडली समझना चाहते हो तो देखो, यहाँ से ये बाहर निकलता है ऑयल, और जब ये ऑयल बाहर निकलता है इसके ऊपर तुमने देखा होगा कभी कभी एक ड्राम सा लगा रहता है, ठीक है। समझ लो, सारी चीज़ समझ लो, मैं इसके फोटो साइड में लगा दूंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हारे। तो ये है हमारा मेन बॉक्स, मेन बॉक्स रखा हुआ है, मतलब ये ट्रांसफार्मर है, मेन बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, साथ में लगे हुए हैं रेडिएटर, रेडिएटर के ऊपर ऑयल गर्म हुआ, रेडिएटर पर नीचे आ गया ठंडा होके, उसके ऊपर जो ये यहाँ से निकला ऑयल निकला, ये ऑयल कभी कभी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ऊपर चला जाता है। अब सोचो हम इसे ना लगाए तो फट जाएगा, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक रिजर्वेशन टैंक लगा देते हैं हम, रिजर्वायर एक तरह का ये, ठीक है। तो इस टैंक में हमारा रिजर्व रहता है। रिजर्व क्या रहता है? इसको आधा भर के रखते हैं, आधा भर के इसलिए रखते हैं कि जब ये टैंक मान लो कि इसमें से ये बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ना एनर्जी का भाई, उड़ेगा भी थोड़ा बहुत तेल, तो ऐसा नहीं कि तेल बिल्कुल ही होगा नहीं। हम जानते हैं कि तेल हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तेल तो खत्म होगा ना। वो तेल जो होगा खत्म तो वो ऊपर से आता रहेगा। इसको हाफ भर के रखो कि जब भी इस पर कमी हो जाए तो वो तेल इसमें आता रहे, क्लियर है। बट इसको आधा खाली क्यों रखते हैं? मान लो कि गर्म हो जाए तेल, और तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो तेल इसमें वापस भी तो जाएगा, तो इसमें तेल जा सकता है वापस, ये फटेगा नहीं फिर। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ये भी फट जाए तो क्या होगा, है ना। ये भी तो होता है कि मान लो कभी कभी ये भी फट जाए तो क्या होगा। तो इसके ऊपर हम इसके ऊपर एक ऐसा सेफ्टी वाल्व रखते हैं बना के कि वो खुल जाएगा। अगर बाई चांस ये यहाँ से हो जाएगी दिक्कत तो वो खुल जाएगा इसमें, है ना, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरा, इसमें साफ एयर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खाली हो जाएगा तो ये खाली के चक्कर में तो हमने तेल भरा था, तो फिर ये खाली हो जाएगा ऊपर वाला। तो इस खाली को हम ऐसा रखते हैं कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर ना जाए, और मॉइस्चर ना जाए इसके लिए साथ में यहाँ पे लगा देते हैं हम, इसके भी साथ में एक और लगता है, ये लगा होता है हमारा ब्रीदिंग ट्यूब कह सकते हैं या ब्रीदिंग पाइप कह सकते हैं, या एक तरह का ये ब्रीदिंग वाल्व है। ब्रीदिंग वाल्व क्या करता है? अपने अंदर से एयर लेता है, लेकिन एयर में जितनी भी मॉइस्चराइजेशन होगी उसको ये सोख लेगा, ठीक है। इसमें मॉइस्चर अंदर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से खुला होता है तो चारों तरफ की एयर लेता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर तुम देखे होंगे सड़कों पर रखे रहते हैं, तो वहाँ पे डस्ट की बहुत बड़ी दिक्कत है, इसके अंदर डस्ट घुस जाएगी तो वो बंद ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे इसको लगाते हैं। इसके सामने इसमें भरा होता है तेल, थोड़ा सा यही वाला तेल होगा इस तेल में। अब तुम जानते हो कि तेल अगर होगा तो तेल से क्या होगा? तेल से जो जितनी भी डस्ट होगा वो चिपक जाएगा इसमें, तो डस्ट पार्टिकल्स तेल में चिपक जाते हैं। फिर ऊपर जाती है मॉइस्चर, मॉइस्चर को ये सोख लेता है, ये जो सोख रहा है ना मॉइस्चर को, इसके अंदर तुमने देखा होगा सिलिका जेल। तुमने छोटी छोटी गोली देखी है जो लैपटॉप के साथ आती है या तुम्हारे शूज के साथ आती हैं, देखा कभी कभी? उनमें मॉइस्चराइजेशन को सोखने के लिए छोटी छोटी सिलिका जेल कितनी सी वो रखी रहती है, पैकेट सा, है ना, इतना सा एक पैकेट सा होता है, उस पैकेट में दाने दाने से भरे रहते हैं, वो उसके साथ आता है, तो वो मॉइस्चर को सोख लेता है। तो ऐसा भरा रहता है इसके अंदर सिलिका जेल, तो वो उसको सोख लेगा, तो अंदर कौन पहुंचेगा? केवल प्योर एयर पहुंचेगी। तो ये सारा तुम्हें समझ में आ गया सेटअप कैसा होता है ट्रांसफार्मर का, है। जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें रेडिएटर की जगह पे फैन भी लगे होते हैं, रेडिएटर के साथ साथ फैन भी, ताकि वो हीट को बाहर फेंक सके, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिस्टम है। तो हमने एडी करंट को कैसे कैसे रोका? प्लेटेड लगा दी, एक तो प्लेटेड बना दिया उसको कोर को, और दूसरा नेफ्था ऑयल भर दिया। नेफ्था ऑयल करके क्या करेगा? जितनी भी एडी करंट्स बन गई अगर बाई चांस, तो गर्म करेंगे, गर्म करके ठंडा कर देगा ट्रांसफार्मर को, तो ट्रांसफार्मर फूकेगा नहीं, क्योंकि तेल ही गर्म होगा फिर तो ये सारा फूकेगा नहीं, तेल गर्म होगा, तेल ठंडा होता रहेगा। तो इस तरह हमारा काम चलता रहेगा ट्रांसफार्मर का, वो खराब नहीं होगा। एक और लॉस के बारे में पढ़ते हैं, तीसरा
कॉपर लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, एक तीसरा हमारा लॉस है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है, इसको कह सकते हैं साउंड, SOUND, साउंड। साउंड किस चीज की, ट्रांसफार्मर की साउंड नहीं होती, इन्वर्टर के पास चले जाओ, किसी भी छोटे छोटे, जहां भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर है वहां पे चले जाओ तो आपको साउंड आएगी ट्रांसफार्मर की। कुछ साउंड आती है, तुमने देखा होगा कभी, हूं हूं घूम घूम, किसी तरह की साउंड होगी। तो जब उसमें बहुत, एक साइड में तो वोल्टेज होंगे भी हाई, ट्रांसफार्मर की एक साइड में तो हाई वोल्टेज होंगे, एक लो वोल्टेज, तो जो हाई वोल्टेज है वो आसपास के एटम्स को वाइब्रेट कर देता है, हाई वोल्टेज आसपास के एटम्स को वाइब्रेट कर देता है। और जो इनके बीच में ये लगा रखे हैं ना प्लेटेड शीट बना रखी है, प्लेट प्लेट प्लेट, ये भी अगर इनके बीच में इंसुलेशन थोड़ा ढीला हो गया, कमजोर हो गया ये, तो ये भी हिलेंगे आपस में, भाई वाइब्रेट होगा तो हिलेंगी, तो उससे साउंड होगी जनरेट। और वो साउंड जब जनरेट होगी तो क्या साउंड फ्री में जनरेट होगी? दुनिया में कोई चीज फ्री में होती है? वो भी तुमसे एनर्जी लेगी, और वो कौन सी एनर्जी लेगी, जो तुमने लगा रखी है उसके अंदर। तो जो एनर्जी का पार्ट है कुछ वहाँ भी वेस्ट हो जाएगा। इसको दूर करने का हमारे पास को बहुत तगड़ा जुगाड़ तो है नहीं ऐसा कि हम इसकी साउंड को बंद कर दें ट्रांसफार्मर की, लेकिन हाँ हम उसको अच्छे से बंद करके लगा सकते हैं, सटा के लगा सकते हैं, उनके बीच में इंसुलेशन काफी टाइट बांध सकते हैं उनको आपस में होल्ड करके, ये जो इसके अंदर रख रखा हमने, है ना, इस हमिंग साउंड को रोकने के लिए। आसपास का जितना भी ट्रांसफार्मर की चीजें हैं उन सभी को मेंटेनेंस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तब हमिंग साउंड थोड़ी कम रहेगी। मान लो लूज हो गए, बोल्ट उसके लूज हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर पड़ा है 50 साल पुराना, तो वो तो हमिंग साउंड करेगा, उसकी तो साउंड आएगी कुछ ना कुछ, तो मैग्नेटिक रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इनका मेंटेनेंस जरूरी है। इसका बहुत बड़ा हमारे पास है नहीं कि हम रोकेंगे कैसे इसको। फिर इसके बाद एक होता है लीकेज ऑफ फ्लक्स, लीकेज ऑफ फ्लक्स। देखो इसके अंदर कुछ फ्लक्स जनरेट हो रहा है, कहाँ गई हमारी कॉइल, देखो ऐसी कॉइल पड़ी थी हमने ट्रांसफार्मर की, एक तो यहाँ लिपटी हुई है और एक यहाँ लिपटी हुई है। तो जो ट्रांसफार्मर की कॉइल यहाँ पे है उसके साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है, मैग्नेटिक फील्ड अगर एसोसिएट होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंचेगा, हमने ये पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पहुंच जाता है। तो क्या 100% मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पहुंच जाएगा, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है क्या सारा पहुंच जाएगा वहाँ पे? कुछ लीक हो जाएगा, कुछ फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स लीक हो जाएगा। क्यों? हमने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ा था, याद है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में ये पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन में कि अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ते हो तो एक तो तुम्हें कॉइल ऐसा लपेटनी है कि एक कॉइल और उसके ऊपर दूसरी कॉइल, इंसुलेटर रखेंगे बीच में मीडियम, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को ऊपर लपेट देंगे। एक हमने ये पढ़ा था कि एक कॉइल यहाँ है और दूसरी कॉइल यहाँ है, और एक हमने ये पढ़ा था कि एक कॉइल यहाँ है तो एक कॉइल यहाँ है, तो इनके बीच में तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं, फील्ड नहीं जाएगा। इसका फील्ड पूरा का पूरा 100% दूसरे के फील्ड मिलेगा, एक फील्ड दूसरे को मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें क्या होगा, इसमें इनके बीच में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दूसरे के पास पूरा नहीं पहुंचेगा लेकिन पहुंचेगा, है ना। यहाँ बताओ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ इसके जैसा, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ भी लेस देन 1 होगा, क्लियर? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है और यहाँ पे 0 है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में लाई करता है, के बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो लेस देन 1 होगा, और अगर लेस देन 1 होगा तो आपका जो लीकेज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए यहाँ पे इसमें होगा। तुम हमने मान लिया ऐसा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना, अब उसे पढ़ रहे हैं कि वो लॉस क्यों हुआ, है ना। अब इसको कैसे ठीक करा जाए, इसको ऐसा ठीक करा जाए, तो इसलिए बोल रहा था कि एग्जैक्टली जैसा हम बना रहे हैं ना होता नहीं है, होता ऐसा है। देखो ऐसा होता है कि ये एक कॉइल है और इसमें इस तरह के होते हैं 2, ऐसे होते हैं ये। तो जो कॉइल लिपटी रहेगी तुम्हारी वो यहाँ रहेगी, इस पर समझ में बात। एक तो ये होगी और इंसुलेशन करके इसको टच नहीं करेंगे आपस में दोनों को, और दूसरे वाले को यहाँ, कुछ आई बात समझ में? यानी कि आपकी कॉइल्स कहाँ पे एग्जैक्टली तुम्हारी कॉइल लाइन करती है। मैं इसका फिगर बना देता हूँ, इस फिगर को फिर घर से तुम नोट्स में बना के ले आना कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है। दिखता ऐसा है, एक तो ये हो गया हमारी कॉइल। इंसुलेशन लगा के हम दूसरी कॉइल को इस पर रैप कर देते हैं। ये हमारी दूसरी कॉइल होगी, तो ये मैं दोनों कॉइल इसी के ऊपर रैप कर दी। अभी बताओ इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा पहली वाली कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का जो मैंने रेड में बनाई है, ये प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज दूसरी वाली कॉइल को मिल जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्लियर? लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ही नहीं। कोई
कोई डाउट नहीं। एक और सवाल, अगर तुमसे ये कहा जाए कि लीकेज ऑफ फ्लक्स तो हमने पढ़ लिया कि लीकेज ऑफ फ्लक्स का कैसा हिसाब किताब हुआ, अगर सवाल में ये कहते हैं कि और भी लॉस होते हैं क्या? हाँ, लॉस और भी होते हैं। अगर तुम कोई देख पा रहे हो तो इसमें एक लॉस मुझे दिख रहा है कि आपने इसके अंदर कई सारा इंसुलेशन भर दिया, ये भी इंसुलेशन, ये भी इंसुलेशन, तो क्या इंसुलेशन नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब कुछ एनर्जी को लॉस करेगा? इंसुलेशन की वजह से भी तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, तो आपका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इंसुलेशन भी कम करेगा। बट इसका कोई हम ये नहीं कह सकते कि इसका ये सॉल्यूशन है। बताओ, इंसुलेशन ना करेंगे तो इसमें तो कुछ काम ही हो पाएगा हमारा। तो इंसुलेशन की वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लॉस होता है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, लॉस ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक की फॉर्म है। डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होते हैं वैसे तो, लेकिन हम इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे रादर देन इंसुलेशन। तो डाइइलेक्ट्रिक की वजह से भी जो लॉस हुआ है वो भी एक लॉस कंसिडर करना चाहिए हमें।